नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के पहले इलेक्शन के बारे में। मुझे पूरी आशा है कि आप में से कई सारे लोग हैं जिनको इसके नुआंसेस नहीं पता हैं। आपको नहीं पता है कि किसने करवाया था इलेक्शन, किसको क्रेडिट जाता है सक्सेसफुल इलेक्शन का, क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से फाइनली कंडक्ट करवा दिए गए, क्या वोटर टर्नआउट था। ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट में, बुक्स में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो मुझे दिलचस्प टॉपिक लगा तो मैंने सोचा इसको कवर करते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1950 की। 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 1949 में बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को ये प्रोमलगेट हो चुका था। अब इसके अंदर जो है इंडिया को ऑब्वियसली एक डेमोक्रेसी बताया गया था। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था। जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने चूज किया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे जो कि जाएंगे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। और ये प्रोसेस कैसे होगा, ये जो नुमाइंदे हैं ये किस तरीके से चूज किए जाएंगे, ये चूज किए जाएंगे इलेक्शंस के थ्रू। तो ये हमारे संविधान में लिखा हुआ था और इलेक्शंस करवाए गए सबसे पहले 1951 में, ठीक है। और ये जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करवाने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन की। ये कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल 324 में, कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है। तो जो हमारे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे, वो थे श्री सुकुमार सेन। कई सारे लोग नहीं जानते होंगे इनके बारे में। आप जो देख रहे हैं वीडियो, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको नहीं पता होगा। तो बेसिकली ये एक अनसंग हीरोइन है ना, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बड़ा टास्क कराया पहला इलेक्शन करवाने का, है ना। एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इतने लोग हैं, 36 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हमारे पास, इतना बड़ा इलेक्टोरेट है, उसके बाद इतनी हाई लेवल्स ऑफ इलिटरेसी है, उसके बाद इलेक्शन कराना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने करवाया। अब देखिए 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास होता है 1951 में, जो कि ले आउट करता है कि किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होंगे, कैंडिडेट्स के करप्ट प्रैक्टिसेस पे किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये सब चीज़ें। पार्लियामेंट में 1951 में ये एक्ट पास होता है। नेहरू जी बोलते हैं इस एक्ट के पास होने के बाद कि उन्हें उम्मीद है कि इलेक्शन जल्दी करवाया जाएगा, बाय द स्प्रिंग ऑफ 1951 इलेक्शंस कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन सुकुमार सेन जी बोलते हैं कि आप जो हो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा इलेक्टोरेट है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम करवा देंगे इलेक्शन, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दीजिए। क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक तो इतना बड़ा इलेक्टोरेट, हाई लेवल्स ऑफ इलिटरेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, पोलिंग बूथ सेटअप करना, जो रोल्स होते हैं, इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको बनाना, सबका सर्वे करके एक जगह एक लिस्ट बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर सोशल चैलेंजेस भी थे, उसको भी मैं डिटेल में कवर करूंगा। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अभी आगे कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्टोरेट की। देखिए काफ़ी बड़ा इलेक्टोरेट था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया पहली डेमोक्रेसी थी जिसने आज़ाद होते ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चूज़ किया। कई सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि आप क्या बेवकूफ़ी भरी चीज़ कर रहे हैं, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं अनपढ़ लोगों पे आपके नुमाइंदे चूज़ करने के लिए, आप नहीं दे सकते उनको, है ना। अमेरिका में भी, अमेरिका जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी थी, उसमें भी ब्लैक वाइट का डिफ्रेंसिएशन हुआ करता था, है ना। कई सारे ऐसे थे, जैसे ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन भली हमें डेमोक्रेसी देके गया, लेकिन उसने भी क्लास के बेसिस पर डिफर कर रखा था फ्रेंचाइजी को। लेकिन हमने हमारा जो फ्रेंचाइज था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखा, और उस समय जो कट ऑफ एज थी वो थी 21 साल की। 21 साल या उसके ऊपर के जो लोग होंगे वो वोट दे सकते हैं। बाद में 61st अमेंडमेंट आया 1989 में। 61st अमेंडमेंट के बाद 18 साल हो गई एज, ये जो कट ऑफ एज है वो 18 साल हो गई। तो जो इलेक्टोरेट था ये निकल के आया था 176 मिलियन लोगों का, लेकिन इसमें केवल 15% थे जो पढ़ सकते थे या लिख सकते थे। तो ये बड़ा चैलेंज था। तो अब इस चैलेंज को हमने डील कैसे किया? सबसे पहले हमने अलॉट किए सिंबल्स। हर पार्टी को हमने उनका एक यूनिक सिंबल दिया। आज भी ये सिस्टम चलता है, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पे एक दिलचस्प फैक्ट है, अगर आप नोटिस करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो सिंबल मिला है वो है 2 बैल का, और हाथ जो सिंबल है वो किसका है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी फॉर्म करी थी 1940 में, जो आज़ादी के बाद भी अपना काम कर रही थी, जो एग्जिस्टेंस में थी आज़ादी के बाद भी। लेकिन हाथ का सिंबल इसको मिला था, ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ये बाद में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिंबल अलॉट हुआ था। तो सबसे पहले तो हमने अलॉट किए सिंबल, सबसे पहला टास्क ये किया। उसके बाद
हमने एक बड़ी दिलचस्प चीज करी यहाँ पे। देखिए, हमने उस समय एक बैलेट बॉक्स नहीं रखा, हमने यहाँ पे मल्टीपल बैलेट बॉक्सेस रख दिए। हर बैलेट बॉक्स का एक अलग अलग कलर रखा। हर बैलेट बॉक्स पे हमने पेपर चिपका दिए जहां पे सिंबल था, जैसे आप ये देख सकते हैं कांग्रेस का सिंबल। हर एक अलग कलर के बैलेट बॉक्स पे एक अलग सिंबल और फिर नीचे कैंडिडेट का नाम। ठीक है, तो अब चाहे जो पढ़ा लिखा हो चाहे वो जो अनपढ़ हो, उसको बस कलर देखना है, उसको सिंबल देखना है। उसके लिए अब मल्टीपल चीजें हैं देखने की, जिससे उसका काम जो है आसान हो रहा है। वो आएगा, कलर देखेगा या सिंबल देखेगा और वोट डाल देगा। ठीक है, तो इतने सारे यहाँ पे बैलेट बॉक्सेस लगाए गए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज था इतने सारे बैलेट बॉक्सेस लाना। तो ये चैलेंज कैसे टैकल हुआ? गोदरेज जो कंपनी है, जिसकी आज भी हम बात करते हैं, जो पॉपुलर कंपनी है, उसने 15,000 बैलेट बॉक्सेस एक दिन में बनाना शुरू किया था। तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बैलेट बॉक्सेस उसने मैन्युफैक्चर करे थे, और इसमें कंज्यूम हुआ 8,200 टन स्टील। ठीक है, तो बैलेट बॉक्सेस का जो चैलेंज था, ये गोदरेज की वजह से हम टैकल कर पाए। अब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज की। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वोटर्स को रजिस्टर करना और इनका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे लाना। उसके अलावा ऑब्वियसली बूथ सेटअप करना। अलग अलग इतने सारे रिमोट एरियाज हैं, आप जानते ही हैं इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स है, इसकी जो ज्योग्राफी है काफ़ी डाइवर्स है। हिली एरियाज भी है यहाँ पे, प्लेन एरियाज तो ठीक है, डेजर्ट एरियाज हैं और कई सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, और इतनी सारी सीटें हैं, है ना, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, तो ये कैसे किस तरीके से कराया जाए, तो इसको कैसे टैकल किया गया? सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना था। तो उसके लिए क्या करवाया गया? डोर टू डोर सर्वे हुए। 16,500 क्लर्क्स की यहाँ पे टीम बनाई गई, डोर टू डोर सर्वे कराए गए। ये सभी क्लर्क्स जो थे अलग अलग एरियाज में गए, इन्होंने सर्वेस किए। 36 करोड़ की जो हमारी आबादी थी, ये सारी आबादी को कवर किया और इसमें से इन्होंने ढूंढा कि जो हमारा इलेक्टोरेट है, यानी कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 21 ईयर्स या उससे ऊपर के हैं, वो आते हैं तकरीबन कुछ 17 करोड़, एग्जैक्टली बात करें तो 17.6 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने सर्वे करके ये पूरा डेटा निकाला और इलेक्टोरल रोल्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज था, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था, उसको इन्होंने डील किया। पोलिंग बूथ की जहां तक बात है तो आप देखिए कई सारे यहाँ पे पोलिंग बूथ सेटअप किए गए, 2,24,000। रिमोट एरियाज में ब्रिजेस कनेक्ट कर दी गई, जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे टेम्परेरी रोड्स बना दी गई। तो अलग अलग यहाँ पे भी चीजें करी गई, है ना। इतने सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रख दिए ताकि ठीक से टास्क हैंडल हो सके, उनके साथ उनके हेल्पर्स भी रख दिए। अलग अलग जो सर्विसेज में लोग थे, अलग अलग लोग जो काम करने के काबिल थे, उन सभी को एम्प्लॉय कर दिया गया। बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गया ये। ठीक है, और पुलिसमैन ऑब्वियसली, ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, फ्री फेयर इलेक्शंस है तो वो उसी तरीके से कंडक्ट हो और वायलेंस ना हो। तो 2,24,000 यहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक पुलिसमैन यहाँ पे लगा दिया गया। सोशल चैलेंज जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडिया में एक कल्चर चलता है कि आप कई बार देखेंगे कि कोई महिला है वो अपने आप को कई बार अपने नाम से इंट्रोड्यूस नहीं करती है, वो इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को उसके पति के नाम से या उसके बच्चे के नाम से, है ना। मैं इसकी माँ हूँ या इसकी बीवी हूँ, ऐसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कई सारी जो महिलाएं वोटर थी वो रिलक्टेंट थी कि उनका नाम नहीं आना चाहिए लिस्ट में, नाम उनका नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से नाम आना चाहिए कि मैं इसकी माँ हूँ या फिर मैं इसकी पत्नी हूँ। तो सुकुमार सेन ने स्ट्रेट अवे एक डिसीजन लिया कि ये सभी जो लोग हैं, तकरीबन कुछ 28 लाख जो महिलाएं हैं, इनका नाम हटा दिया जाए। उन्होंने इस चैलेंज को इस तरीके से एकदम लाइटली डील किया, एकदम स्ट्राइक ऑफ कर दिया इन सभी का नाम। ठीक है, और इसके बाद जो रिएक्शन था लोगों का, जो वुमेन थी उनका जो रिएक्शन था, एक आउटरीजियस था उनका रिएक्शन था। उन्होंने रिएक्ट किया कि आपने काट कैसे दिया हमारा नाम। सुकुमार सेन ने इसको कंसिडर किया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि चलो ये अच्छी बात है कि आउटरीच हो रहा है, इससे उनमें एक कॉन्शियसनेस आएगी कि उनका भी कोई एग्जिस्टेंस है, वो किसी और के नाम से नहीं जानी जाए और उनकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी है ना। अगर वो अपने आप को एक इंडिविजुअल मान रही है तो ये एक एम्पावरमेंट का साइन है, ऐसा सुकुमार सेन का मानना था। तो उन्होंने उसको पॉजिटिवली लेकर के काम को आगे बढ़ा दिया। अब बात आती है अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस के लिए तो ऑब्वियसली कई सारे देखिए पोस्टर्स, बैनर्स होते हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए रेडियो होता है, ऑल इंडिया रेडियो बहुत पॉपुलर था, कई लोग सुना करते थे। तो रेडियोज के थ्रू, सिनेमाज के थ्रू, है ना, पोस्टर्स, बैनर्स के थ्रू यहाँ पे इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन हुए थे। लोगों को बताया गया कि आपको किस तरीके से वोट करना है, आपको कैसे जाना है ना। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे बैलेट बॉक्सेस मिलेंगे, आपको किस तरीके से अपना वोट कास्ट करना है, ये सभी चीज़ें इनके थ्रू समझाई जाती थी, इन कैंपेन्स के थ्रू। और फिर बताया गया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है वोट करना, ठीक है, और आपको भारत के लिए वोट करना है। तो ये सब चीज़ें इनको समझाई जाती थी इन अवेयरनेस कैंपेन्स में। ठीक है, तो ये बात होगी अवेयरनेस की। अब शुरू होते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन जो थे काफ़ी एक्सटेंसिव थे, काफ़ी वाइड स्प्रेड थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए बैल उतार दी गई, कांग्रेस का जो सिंबल था
उन्होंने बैल को ही यहाँ पे सड़क पे उतारा, यहाँ पे उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए, कई बार तो बैल पे जो है वोट फॉर कांग्रेस लिख भी दिया जाता था, है ना। तो इस तरीके से कैंपेन्स चले, आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पे इमेजेस अलग अलग पार्टीज़ के, यहाँ पे रैलीज निकला करती थी, फिर डोर टू डोर ग्राउंड लेवल पे जा करके लोग कैंपेन किया करते थे, बड़ी बड़ी रैलीज होती थी। नेहरू जी काफ़ी पॉपुलर थे, हज़ारों लाखों की तादाद में कई बार उनकी रैलीज अटेंड करने के लिए लोग आ जाते थे, और कई बार तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, सब गार्लैंड लेके आते थे और नेहरू जी के गले में डाला करते थे। नेहरू जी काफ़ी कामली उसको लिया करते थे। तो ये ऐसे काफ़ी एक देखा जाए तो एक काफ़ी ग्रैंड कैंपेन यहाँ पे हुआ था और काफ़ी वाइड स्प्रेड हुआ था, काफ़ी पॉपुलर था, लोगों ने भी एंजॉय किया, लीडर्स ने भी एंजॉय किया। पहला इलेक्शन था और फाइनली फिर अब इंडिया वोट करता है अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक। काफ़ी लंबे समय तक ये वोटिंग चलती है, और ये वोटिंग चलती है काफ़ी सारे फेजेस में, 68 फेजेस में ये वोटिंग होती है, ठीक है। और सबसे पहले जो वोट किया जाता है वो किया जाता है चीनी तहसील में, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हमारे पहले वोटर, ये काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी, आज ये 102 या 103 साल के हैं, इनका नाम है श्याम शरण नेगी। ये इंडिया के पहले वोटर थे, और आज भी आप देखेंगे 2019 के इलेक्शन में भी इन्होंने वोट दिया है ना। आज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वोट करने की समझते हैं। ये हमारे पहले वोटर थे, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस, हर तरफ से लोग आए, चाहे हर कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, कोई सेक्स हो, हर तरफ से लोग आए, बारिंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, बारिंग ऑल द डिफरेंशिएशंस, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कई सारी इमेजेस मैंने कुछ लगाई है, आप ये देख सकते हैं, हर तरफ से लोग आए यहाँ पे। और फाइनली हुआ काउंटिंग। आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये है काउंटिंग की। यहाँ पे जो क्लर्क की टीम्स बनी थी, 16,500 क्लर्क्स की टीम जो बनी थी, जिन्होंने सर्वे किया था, वो सभी जुट जाती है काउंटिंग में। और काउंटिंग जब खत्म होती है आता है रिजल्ट, और रिजल्ट आता है कुछ इस तरीके से। इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्योर करती है 364 आउट ऑफ 489 सीट्स नेशनल लेवल पे, सूपड़ा साफ कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लू में है ये कांग्रेस है, हर स्टेट में कांग्रेस अपना परचम लहरा देती है। अब कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं तो देखिए, तकरीबन कुछ 4,500 सीट्स टोटल हुई, स्टेट और पार्लियामेंट की मिला करके, अलग अलग स्टेट्स और पार्लियामेंट की मिला करके इतने कैंडिडेट्स हुए, ठीक है, पार्लियामेंट्री लेवल पे। और उसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि 60% वोटर टर्नआउट रहा। पहले इलेक्शन में जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ रहा है, जहाँ पे इलिटरेसी रेट इतनी हाई है, वहाँ पे 60% वोटर टर्नआउट काफ़ी एक अच्छा फिगर है। आज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है वोटर टर्नआउट, है ना, 65-70%, उससे ज़्यादा नहीं होता है वोटर टर्नआउट। तो ये पहले इलेक्शन के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा वोटर टर्नआउट है। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ कोट्टयम, जो कि केरला में स्थित है, वहाँ पे, और लोएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ शहडोल, जो कि एमपी में स्थित है, वहाँ पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे 45% वोट्स, लेकिन 75% ऑफ द सीट्स। तो ऑपोजिशन ने ये बोला कि आप ज़्यादा खुश मत होइए, आपको वोट्स मेजोरिटी में नहीं मिले, आपको सीट्स मेजोरिटी में मिली, वोट्स नहीं मिले। और ऐसा क्यों हुआ? ये हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है वो चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि मल्टीपल कैंडिडेट्स अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हुए हैं तो जिस कैंडिडेट के सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको 50% से एक वोट ज्यादा लाना है, आपको मेजोरिटी चाहिए तब जाके आपको यहाँ पे सीट मिलेगी, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट, तो आप ज्यादा लाइए और आप सीट जीत जाइए। तो अगर सीट वाइज देखें तो ऑब्वियसली जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनको ज्यादा वोट्स मिले, इसीलिए उन्होंने ज्यादा सीट्स पे यहाँ पे कब्जा कर लिया और 75% सीट्स उनको मिल गई, ठीक है। और इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है एक दूसरा सिस्टम होता है। कई सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, सबको रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे सीट शेयर जो है वो वोट शेयर के प्रोपोर्शनल आए, वो सिस्टम आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे समझना मुश्किल है। और फर्स्ट इलेक्शन में तो ऑब्वियसली बिल्कुल जहाँ पे इतनी इलिटरेसी है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो आइडियल चॉइस थी और उसी के हिसाब से ये इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी आपके पहले इलेक्शन की, इंडिया में जो पहला इलेक्शन हुआ था उसकी। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी जो वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।